थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। वो ये कि गूगल इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन सुंदर पिचाई ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर गूगल इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूगल का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जब से सुंदर पिचाई ने गूगल का कमान संभाला है, तब से इसके रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। 2015 में सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बने और उस समय इसका रेवेन्यू था अराउंड $74 बिलियन, जो 2023 में बढ़कर लगभग $305 बिलियन हो गया। वहीं 2015 में जहां इसका स्टॉक प्राइस 26 से $37 के बीच में था, वो अब $149 के पास पहुंच गया है। फिर सवाल आता है कि इतना प्रॉफिट दिलाने के बाद भी सुंदर पिचाई को कंपनी से निकाले जाने की बात क्यों चल रही है? साथ ही क्यों उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद इस कंपनी को छोड़ के चले जाएं? जानते हो इन्हें कंपनी से निकालना कौन चाहता है? वही इन्वेस्टर्स जिन्होंने सुंदर पिचाई की वजह से मैनीफोल्ड प्रॉफिट कमाया है। एंड ये काफी शॉकिंग बात है। इस पूरे मामले को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया क्यों गया था। क्या इनमें वाकई कोई खास टैलेंट था या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अर्ली 70s में, जब 10 जून 1972 के दिन तमिलनाडु के मदुरई में सुंदर पिचाई का जन्म हुआ। सुंदर ने अपनी स्कूल एजुकेशन चेन्नई से कंप्लीट की और फिर दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस में से एक आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2002 में इन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए किया। सुंदर पिचाई के करियर की शुरुआत एक इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में सिलिकॉन वैली के एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होती है। इसके बाद ये मैकेंसी एंड कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम करने लगते हैं। एंड फिर आता है साल 2004, जहां से इनका सफर गूगल में शुरू होता है। गूगल टूलबार के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करने लगे। इस दौरान इन्होंने महसूस किया कि उनका टूल बार अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है और बदलते टेक इनोवेशंस की वजह से कुछ समय बाद लोग इसका यूज करना बंद कर देंगे। ऐसे में इन्होंने गूगल के कोफाउंडर सर्गी ब्रिन और लैरी पेज को कन्विंस किया कि क्यों ना हम खुद का एक अलग ब्राउजर डेवलप करें जो मार्केट में अवेलेबल अदर ब्राउजर से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। सुंदर पिचाई के इसी आइडिया के बाद 2008 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था, जिसने मैसिव सक्सेस देखी और कुछ ही समय में फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ते हुए गूगल क्रोम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी सुंदर पिचाई की साइड से बताई गई है, जबकि दूसरी साइड की स्टोरी इससे बहुत अलग है। कमाल की बात तो यह है कि सुंदर पिचाई के इन सभी कंट्रीब्यूशंस का इनके सीईओ बनने से कोई लेना देना था ही नहीं। तो फिर इन्हें इतनी बड़ी पोजीशन किस बेसिस पर सौंपी गई थी? दोस्तों, इस पूरे स्टोरी में इतने ट्विस्ट हैं कि इस पर एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम उस वक्त में पीछे चलते हैं जब सुंदर पिचाई को गूगल ने हायर किया था। उस समय गूगल के सीईओ थे एरिक स्मिथ, जो कि ना तो इस कंपनी के फाउंडर थे और ना ही उन्होंने पहले कभी गूगल में काम किया था। लेकिन फिर भी इन्हें सीईओ जैसा बड़ा पद सौंप दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स यही चाहते थे। वो चाहते थे कि एरिक स्मिथ गूगल के को फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन को अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन को फाउंडर्स को लगता था कि वो गूगल को ज्यादा बेहतर समझते हैं और इसी चीज को साबित करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। इन्हीं कोशिशों में से एक था जीमेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था। और आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सुंदर पिचाई का गूगल में इसी दिन इंटरव्यू हुआ था। लैरी और सर्गी दुनिया के सामने ये प्रूव करना चाहते थे कि गूगल सर्च इंजन से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और जीमेल उनके मिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद उन्होंने एंड्रॉयड, यूट्यूब और गूगल मैप्स को एक्वायर कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि लैरी और सर्गी एरिक को इन एक्विजिशंस के बारे में भनक भी नहीं लगने देते थे। खैर, ये सारे ही एक्विजिशंस बहुत ही कमाल की थी और इससे कंपनी को काफी प्रॉफिट भी हुआ। साथ ही इन दोनों फाउंडर्स का मानना था कि उनके लिए ब्राउजर मार्केट में एंटर करना एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए वो गूगल की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को अपने ब्राउजर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे लोग जब उनके ब्राउजर का यूज कर रहे होंगे तो उनसे जुड़े बाकी के प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल मीट, डॉक्स या शीट्स का भी यूज करेंगे। इस तरह से अपने ब्राउजर के जरिए गूगल अपने इकोसिस्टम को बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकता था। हालांकि एरिक स्मिथ इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि ब्राउजर मार्केट पर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला के फायरफॉक्स ने कब्जा जमाया हुआ था।
ऐसे में उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। साथ ही इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि कंपनी का ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा ही। इसके अलावा एरिक का मानना था कि अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की जगह गूगल को अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इन्हीं विचारों की वजह से एरिक ने कई सालों तक लैरी और सर्गी को रोके रखा। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैरी और सर्गी ने क्रोम को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसका आइडिया उन्हें सुंदर पिचाई ने दिया था, बल्कि कितने ही सालों से वो खुद इसका सपना देख रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ना उनके पास परमिशन थी और ना ही कोई ऐसा आदमी मौजूद था जिसे इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट माना जा सके। ऐसे में जब सुंदर पिचाई ने को फाउंडर्स के सामने गूगल के ब्राउजर की बात की तो उन्हें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने सुंदर से कहा कि वो अपनी एक टीम बनाए और क्रोम पर काम करना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि इस बात की खबर एरिक को बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया, जो मार्केट में बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और केवल 3 से 4 साल के अंदर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे करके सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर बन गया। 2009 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर अराउंड 55% था और फायरफॉक्स का 31.56%। वहीं क्रोम का मार्केट शेयर था 5%। लेकिन आज फायरफॉक्स का मार्केट शेयर 5.1% पर है, वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर 8% पर, जबकि क्रोम का मार्केट शेयर 63% है। इस तरह से क्रोम को डेवलप करना इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल मूव था। इसके अलावा लैरी और सर्गी ने कई ऐसे और प्रोडक्ट्स को बनाया जिन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और इत्तेफाक से इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका एरिक कई सालों तक विरोध करते रहे थे। ऐसे में एरिक के फैसलों पर सवाल खड़े होने लगे और माना जाने लगा कि गूगल के लिए उसके फाउंडर्स ही सही फैसला ले सकते हैं। इसके बाद जब अंदरूनी दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो एरिक को सीईओ के पद से रिजाइन देना पड़ा और ये कंपनी फिर से लैरी और सर्गी के कंट्रोल में आ गई, जिसके बाद लैरी पेज गूगल के सीईओ का पद संभालने लगे। लेकिन दोस्तों ये कहानी का एंड नहीं है, क्योंकि इसके आगे ऐसी कई कंडीशंस बनी जो कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी और इसीलिए अचानक से लैरी की जगह एक ऐसे इंसान को बैठा दिया जाता है जो सीईओ की रेस में कभी भी आता ही नहीं और शायद किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि वो इंसान सुंदर पिचाई होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एरिक के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि लैरी को हटाकर उनकी जगह सुंदर को लाना पड़ा। एक्चुअली दोस्तों लैरी टेक को लेकर बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, इसलिए जब वो कंपनी के सीईओ बने तो वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ग्लास जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। लैरी पेज गूगल को एक ऐसे वर्क प्लेस में कन्वर्ट कर देना चाहते थे जहां लोग हमेशा नए और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज पर रिसर्च करते रहें। मतलब कि ये एक ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेस ना होकर साइंटिस्ट से भरे हुए आइलैंड के जैसा हो। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि लैरी इन बड़े बड़े सपनों में फंसकर उन छोटी और जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पर फोकस करके ये कंपनी और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। ऐसे में वो लैरी को बड़े ड्रीम्स वाले एक स्मार्ट लीडर के तौर पर ना देखकर बिलियनर फाउंडर के रूप में देखने लगे थे, जो इस चीज को लेकर क्लियर ही नहीं था कि इस वक्त कंपनी के लिए क्या सही है और उसे किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। खैर इन फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच फूटने मनाने का सिलसिला यूं ही जारी था, लेकिन अचानक से लैरी ने अपनी आवाज खो दी, मतलब कि वो गूंगे हो गए। एक्चुअली 2000 की शुरुआत से ही लैरी पेज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से पीड़ित थे। उन्हें बोलते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसे तैसे काम चल रहा था, लेकिन 2010 के दौरान इनकी प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गई, जिसके बाद ये इस काबिल ही नहीं बचे कि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड कर सके या कोई प्रेजेंटेशन दे सके। दोस्तों ये इस चीज का क्लियर प्रूफ है कि आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ना हो, आप उन पैसों से कुछ प्रॉब्लम्स को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। अब गूगल जैसी बड़ी कंपनी तो इस तरह से रन नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी और को लैरी की पोजीशन देने की बात होने लगी। एंड लकीली गूगल के 2 फाउंडर्स थे, तो ऐसे में सर्गी ब्रिन ने गूगल की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और जैसे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जैसा कि होना भी चाहिए था। पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सर्गी ब्रिन गूगल ग्लास की मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़े गए, जिसके बाद उनके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल सी मच गई। सर्गी ब्रिन को काफी बदनामी झेलनी पड़ी और लैरी पेज के साथ भी इनके रिश्ते खराब हो गए। इवन इन दोनों ने आपस में बात करना तक बंद कर दिया था। अब गूगल को जितना जल्दी हो सके एक ऐसी विजनरी एग्जीक्यूटिव की तलाश थी जो सीईओ की कुर्सी पर बैठकर उसके शासन को संभाल सके। लेकिन इस पद के लिए गूगल के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बचे ही नहीं थे। इसमें पहले नंबर पर थे एरिक स्मिथ, जिन्हें क्रोम जैसे बेहतरीन आइडियाज बेकार लगते थे। दूसरे थे लैरी पेज, जो अनफॉर्चुनेटली पैरालाइज्ड हो चुके थे। तीसरे थे सर्गी ब्रिन, जिनके अफेयर्स के चर्चे पूरी दुनिया में थे।
चौथे नंबर पर थे एंडी रूबिन, जो एंड्रॉयड के फाउंडर हैं। ऐसे में लगा कि गूगल इन्हीं को अपना नेक्स्ट सीईओ बनाने वाला है, लेकिन एंडी रूबिन पर बहुत ही सीरियस सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से गूगल ने $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज देकर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो इन केसेस के चक्कर में अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था। और इस तरह से पिक्चर में आए सुंदर पिचाई, जिनके हाथों में फाइनली गूगल की कमान सौंप दी गई। अब इसमें कोई शक नहीं था कि सुंदर पिचाई ने कड़ी मेहनत करके ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की, लेकिन जिस चीज ने सच में इन्हें जीत हासिल कराई थी वो थी सिचुएशन। दूसरे शब्दों में हम इसको लक भी कह सकते हैं। और इस तरह से 11 अगस्त 2015 को ये गूगल के सीईओ बनाए गए। इसके कुछ साल बाद इन्हें प्रमोट करके गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया और यहाँ से इनके कमजोर परफॉर्मेंस की झलकियां नजर आने लगी। अब देखा जाए तो सुंदर ने वही किया जिसके लिए इन्हें हायर किया गया था, जैसे कि इन्होंने कंपनी को विवादों से दूर रखा। इनके हाथों में आने के बाद कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4 गुना और नेट इनकम 5 गुना बढ़ गया। साथ ही स्टॉक प्राइस भी आसमान छूने लगा। फिर प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गूगल ने सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट और रेवेन्यू में ही ग्रोथ हासिल की है, जबकि इसने इनोवेशन से मानो अपना मुंह मोड़ लिया हो। आप खुद सोचो, क्या आप गूगल के किसी ऐसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जिसे सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद लॉन्च किया गया हो? जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है, मैं इसका बिगेस्ट लॉन्च गूगल पिक्सल को मानता हूं, जो फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू के मामले में नो डाउट एक अच्छा फोन है। लेकिन जितना अच्छा ये फोन है, इसकी सेल्स और मार्केटिंग उतनी ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर सिर्फ 4.6% है। वहीं इंडिया में इसका मार्केट शेयर 0.2% से भी कम है। इन सभी चीजों से भी इन्वेस्टर्स को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। बात तो तब बिगड़ी जब ओपन एआई ने 30 नवंबर 2022 के दिन चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इन्वेस्टर्स चाहने लगे कि गूगल एआई इनोवेशन के मामले में ओपन एआई को पिछाड़ दे, जिससे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि यह इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं था, वो भी तब जब डेडलाइन इतना नजदीक हो। फिर भी सुंदर पिचाई ने कोशिश की और मात्र 4 महीने बाद मार्च 2023 को चैट जीपीटी के अगेंस्ट अपने एआई गूगल बार्ड को लॉन्च कर दिया। लेकिन ये गूगल के लिए एक बैड मूव साबित हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि यह चैट जीपीटी का ही कॉपी है। इस कंपनी के लिए चीजें और भी मुश्किल होने लगी जब इसके लॉन्चिंग के वक्त गूगल ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें कंपनी ने एक जीएफएक्स एड जारी की, जिसमें एक शख्स ने बार्ड से एक ऐसा सवाल किया जिसके बाद गूगल को काफी क्रिटिसिज्म मिली। सवाल ये था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की किस नई खोज के बारे में मैं अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूँ। इस सवाल के जवाब में बार्ड ने 2 आंसर दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बार्ड इसी टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी ग्रह की पहली तस्वीर ली गई थी। हालांकि नासा के अकॉर्डिंग साल 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की तस्वीर ली थी। इस गलत जवाब के बाद बार्ड एआई पर सवाल उठने लगे। फिर क्या था, कंपनी के शेयर प्राइस तेजी से नीचे आने लगे और इसकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से घट गई। इस क्रिटिसिज्म के बाद सुंदर ने कंपनी की गलती को सुधारने के लिए बार्ड को और भी ज्यादा वर्सेटाइल बनाया और उसमें कई तरह के इंप्रूवमेंट किए। बाद में इसी इंप्रूव्ड वर्जन का नाम बदलकर बार्ड से गूगल जेमिनी कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या इसने गूगल का रेपुटेशन बचा लिया? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि जो बचा कुचा था जेमिनी ने उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम किया, क्योंकि इसके बाद ये कंपनी और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में गिर गई। दरअसल एक यूजर ने जेमिनी से जॉर्ज वाशिंगटन की इमेज जनरेट करने को कहा, लेकिन इसने वाशिंगटन की जो इमेज जनरेट की उसमें स्किन टोन को डार्क कर दिया, जबकि असलियत में वो फेयर स्किन टोन के थे। इसके अलावा जब जेमिनी से पोप के फोटोज क्रिएट करने को कहा गया तो इसने एक मेल और एक फीमेल की तस्वीर को क्रिएट किया जिनका स्किन टोन भी डार्क था। अगेन इंग्लिश किंग्स, वाइकिंग्स एंड इवन नाजी सोल्जर्स के इमेज को भी इसने डार्कर स्किन्स के साथ ही जनरेट किया। इस तरह से जब विवाद हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो गूगल ने अपनी सफाई पेश की कि वो इन चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्हें टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर्स को बंद करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उसका पीछा कंट्रोवर्सी से नहीं छूटा, क्योंकि इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जेमिनी के साथ एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक्चुअली जेमिनी ने पीएम मोदी को फैसिस्ट यानी फांसीवादी बताया, जिसके बाद गूगल के पास नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इस पर गूगल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जेमिनी सभी प्रॉम्प्ट का जवाब देने में हमेशा रिलायबल नहीं है। इस तरह की लगातार कंट्रोवर्सीज की वजह से अल्फाबेट का मार्केट कैप $1.798 ट्रिलियन से घटकर $1.702 ट्रिलियन हो गया।
जिसके चलते उन्हें 96.9 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस तरह के लॉसेस इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। एंड हुआ भी एक्चुअली ऐसा ही, जिसके बाद इन्वेस्टर्स चाहने लगे कि सुंदर को सीईओ के पद से हटा दिया जाए। उधर सर्गी भी अफेयर और ड्रामा से निकलकर बाहर आ चुके हैं, जो माइट भी सुंदर पिचाई के लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि सर्गी ने हमेशा लैरी की छाया में रहकर काम किया है। ऐसे में हो सकता है कि वो इस बार सीईओ के रूप में कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश करें। अब गूगल में आगे क्या होता है और इन्वेस्टर्स किसको सीईओ बनाने का पक्ष लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खत्म क्यों हो रहा है, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।